हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। चलिए तो आज फिर से उपस्थित हुए आप लोगों के सामने लेकर हिंदी का पेपर। यूपी टेट हिंदी में आपके जो परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे, तो उन सभी प्रश्नों को इकट्ठा करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए हम उपस्थित हो गए हैं। तो चलिए आ जाइए सभी लोग, और आप सभी का स्वागत है इस लाइव क्लास में। और आज का जो पेपर रहने वाला है यूपी टेट 2014 का ये पेपर है। तो चलिए सभी चलते हैं, एक साथ अपने प्रश्नों को हल करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों ने कितनी तैयारी कर ली है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट करने से आपकी तैयारी जो है वो निखर के सामने आती है। और कोई अगर कहीं कमी रह गई है, तो वो भी आप क्या है, आप सही ढंग से उस पर ध्यान देंगे कि कहाँ क्या कमी रह गई थी। ठीक है, तो चलिए आ जाइए और करते हैं शुरुआत अपनी क्लास का बेहतरीन ढंग से। बिल्कुल, कोई नहीं, कोई टेंशन नहीं है, और मिलजुल के सभी लोग बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे, और उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। एज कोई भी हो, कभी नहीं घबराना चाहिए, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास हिम्मत है, तो उम्र कुछ नहीं बिगाड़ेगी आपका। चलिए तो इसी के साथ और लेते हैं अपने प्रश्नों का सिलसिला जारी करते हैं। हाँ जी, प्रश्नों का सिलसिला जारी जारी करते हैं। उम्मीद है आप लोग सभी बेहतर ढंग से तैयारी कर रहे हैं। जी, चलिए तो सभी लोग, हाँ, बिल्कुल सभी लोग खुश होके पढ़ते रहिएगा, बहुत अच्छा है। और मेरी तरफ से भी आपको नमस्कार। सभी लोग आ जाइए और फिर देखते हैं अपने प्रश्नों को। बिल्कुल, सभी लोग आ जाएँगे और अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। जी, ठीक है? तो चलें अपने प्रश्न की तरफ और लेते हैं पहला प्रश्न, जो आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो ठीक है, आ जाइए सभी। सभी अपने-अपने प्रश्नों के आंसर करते रहेंगे। सभी अपने-अपने प्रश्नों के आंसर करते रहेंगे। हाँ जी, सभी बच्चे अपना-अपना आंसर देते रहेंगे। जी, पता रहना चाहिए कि आप लोग की कितनी तैयारी हो गई। जब आप जवाब देंगे तभी तो पता चलेगा ना। बहुत अच्छा। माही, राधे-राधे, राधे-राधे बच्चा, राधे-राधे। क्लास को शेयर कर दीजिए, फिलॉसफी। बिल्कुल, आ जाइए सभी लोग। चलिए, ठीक है, क्लास को शेयर करिए और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। तो आ जाइए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और पहला प्रश्न ये रहा आपका। क्या है? संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर शब्द किसे कहते हैं बताना है आपको। क्या आमीन यानी ग्रामीण भाषा को बोला जाता है? ठीक है? संकर शब्द किसे कहते हैं बताना है। क्या ग्रामीण ग्रामीण भाषा का शब्द संकर शब्द कहलाता है? संस्कृत भाषा का जो शब्द है, क्या वो संकर शब्द कहलाता है? या ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द हैं, या 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो बना शब्द होता है, वो संकर शब्द कहलाता है। तो आप कहेंगे 2 भाषाओं से मिलके जो बना शब्द होता है, वो संकर शब्द कहलाता है। जी, क्या आप लोगों ने अपना सही जवाब दिया है? और सभी करेंगे कमेंट। जी, बिल्कुल राइट। चलें आगे, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हेलो, हाय, ठीक है? बढ़िए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है आपका अगला प्रश्न? तो शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? ठीक है? शुद्ध शब्द को यानी कि शुद्ध यानी क्या होता है? तो आप कहेंगे इसको स्त्रीलिंग बनाना है यानी शुद्ध यानी पुत्र, और इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो आप कहेंगे जी आ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, श्रुता हो जाएगा। तो बच्चे जो दे रहा है डी ऑप्शन को, वो हो जाएगा एकदम राइट, श्रुता। जी, ठीक है। गुड आफ्टरनून पिकाचू जी, बिल्कुल बेहतर। चलिए, रेस्टोरेंट जी गुड आफ्टरनून। माही जी 32 का डी, बिल्कुल आ जाइए तो। चलिए, बहुत अच्छा, एकदम राइट आप लोग जवाब दे रहे हैं। चले आगे, आ जाइए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपका आता है, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो अश्व का पर्यायवाची जो नहीं है वो बताना है। तो अश्व का पर्यायवाची जो नहीं है, हाँ जी, पिकाचू, माही, योर टाइप, तो सभी लोग अपने अपने आंसर करेंगे। जी,
सभी लोग अपने-अपने आंसर करते रहेंगे, तो अश्व का पर्यायवाची जो नहीं है वो बताना है। बिल्कुल, चलिए, बहुत अच्छा। आइए, तो आप कहेंगे घोड़ा अश्व का पर्यायवाची है, घोटक है, क्या नहीं है? तो आप कहेंगे पिकाचू जी कि कटक नहीं है, तो आपको ऑप्शन लगाना होगा सी, बिल्कुल राइट, आप लोगों ने एकदम राइट जवाब दिया है। धन्यवाद सही आंसर देने के लिए और क्लास लेने के लिए। आइए, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, इस वाक्य के लिए एक शब्द है, वो कौन-सा है? तो गतिशील क्या होता है? जो चलता रहता है। गतिशील, लगातार चलते रहने वाला गतिशील होता है। किसी बात पर अड़ जाना, अडिग रहता है। अस्थिर, जो क्या है? भाई स्थिर या अस्थिर जो रुकता नहीं है, अस्थिर है। यायावर, तो जो एक स्थान पे टिक कर नहीं रहता है उसे यायावर कहा जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। हाँ जी, तो 35 के लिए बिल्कुल राइट, सी जवाब सही है एकदम। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यही है ना? आइए तो बता दीजिए कि ये पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित हैं? बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। क्या माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी या राम नरेश त्रिपाठी? हाँ जी, बताइए 36 के लिए आप आंसर करेंगे? जी, बताइए एकदम राइट आपको देना है, क्या रहेगा? तो आप बताएँगे सुभद्रा कुमारी चौहान। बिल्कुल, सुभद्रा कुमारी चौहान रहेगा। ठीक है? आइए, बहुत अच्छा है। चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और बेहतरीन आप जवाब देते रहिएगा। बेहतरीन आप लोग जवाब देते रहिएगा और सभी लोग आइए, माही जी सभी को बुलाकर लेके आइए क्योंकि क्लासें हो गई हैं शुरू। ठीक है? हाँ जी, अतिश्री जी बिल्कुल बहुत अच्छा, क्योंकि कुछ समय से जो है तबीयत शायद आज भी गड़बड़ा रही है, लेकिन मुझे लग रहा है हाँ, तो क्लास कंटिन्यू रहेंगी और आप लोग बने रहिए, आते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना? और क्लास शेयर करते रहिए। चलिए, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देंगे, समास का अर्थ है, समास का अर्थ क्या है? संक्षेप, संक्षेप, विस्तार, विच्छेद या नवीन अर्थ? तो जल्दी-जल्दी बताएँगे समास का अर्थ। हाँ जी, बिल्कुल राइट। आगे बढ़िए। हाँ जी, समास के अर्थ को बताएँगे आप लोग। समास का क्या अर्थ होता है? जी, समास के अर्थ को बताइए एक बार आप लोग। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो समास का क्या अर्थ होता है? जी, बहुत अच्छा है। चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं तो। हाँ जी, क्या जवाब दिया समास के लिए? बहुत अच्छा। संक्षेप होता है, क्या होता है? समास का तो संक्षेप होता है, बिल्कुल आप लोगों ने एकदम चलिए ठीक है। क्या रहेगा? बिल्कुल संक्षेप रहेगा समास का अर्थ। कहते हैं ना जैसे संधि विच्छेद कर देना, ऐसे ही जो समास को आप पढ़ते हैं तो समास को पढ़ते वक़्त क्या है जैसे उसका विस्तार हो जाता है तो वहीं पे है समस्त पद, ठीक है? और समास विग्रह, ठीक है? तो एक साइड में होता है समस्त पद और एक साइड में होता है समास विग्रह करना। इस तरह से तो आपसे पूछे तो कितने पद में? तो 2 पद इसके होते हैं, 1 और 2, राइट? चलिए, बहुत अच्छा तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भाषा के संबंध में औपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? भाषा के संबंध में औपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? हाँ जी, तो 38 के लिए आप आंसर करेंगे। बिल्कुल, 38 के लिए आप योर टाइप जी, माही जी, चलिए ठीक है। 38 के लिए है ना? भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान, बच्चों को व्यस्त रखना। अब ये कह रहा है, ये बात आप समझिए, कह रहा है भाषा के संबंध में बताना है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है?
उपचारात्मक पॉइंट का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे आप समझेंगे इस चीज़ को, तो ये कह रहा है कि बच्चों को व्यस्त रखना होता है, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना होता है, बच्चों की त्रुटियों की केवल सूची बनाना होता है, तो जहाँ केवल आ जाता है वह आंसर आपका वैसे ही गलत हो जाता है। तो आपके लिए क्या रहेगा? तो उपचारात्मक में जब बात होती है, ये नहीं है कि डॉक्टर ने उपचार कर दिया, टीचर ने उपचार कर दिया, नहीं। क्या करना है वहाँ पे? तो आप कहेंगे कि भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान करेंगे और उनका फिर निदान करेंगे, ठीक है? तो ए ऑप्शन, तो जो ए ऑप्शन के साथ जाएगा वो राइट हो जाएगा। जी, बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, 38 का ए एकदम राइट है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आ जाइए, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रमुख भाषाई कौशलों के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है? जब आप भाषाई कौशल, भाषा कौशल पढ़ रहे हैं, तो पूछा है इनमें से एक कौन-सा नहीं आता है? सुनना, बोलना, हँसना या लिखना? तो कौन-सा नहीं आएगा? तो यहाँ पर आप कहेंगे जी सुनना आता है, बोलना आता है, लिखना आता है, लेकिन क्या नहीं आता? हँसना नहीं आता क्योंकि पढ़ना आता है, ठीक है? पढ़ना आता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, राइट? तो यानी कि आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। हाँ जी, कहाँ खो गए? आंसर दीजिए बच्चों सभी, है ना? चलिए, तो क्या हो गया है? तो आप कहेंगे 39 का आपका हँसना यहाँ जो है वो गलत हो जाएगा। बहुत अच्छा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो ये तो आप जानते ही हैं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। क्या 26 जनवरी को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है या 14 सितंबर को मनाया जाता है? तो ये तो आप जानते हैं, तो इसको तो गलत नहीं करेंगे आप लोग, है ना? बिल्कुल, चलिए। हाँ जी, 40 के बिल्कुल राइट। आंसर करते रहिए बच्चों, आंसर करते रहिए। हाँ, चलिए। वीडियो को शेयर करते रहिए क्योंकि आपके दोस्तों को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप ही आप पास हो जाइए और बाकी के रह जाएँ, ऐसा नहीं करना है। हाँ? सभी को पास कराइए, सभी को बुलाइए, सब साथ में पढ़ेंगे और सभी पास होंगे। काव्य शिक्षण का उद्देश्य बताइए। काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है? क्या भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों का प्रयोग इससे किया जाएगा? आप कहेंगे नहीं जी, ये तो व्याकरण का काम हो जाता है। व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना। अब काव्य शिक्षण की बात हो रही है और उसमें वो कह रहा है कि व्याकरणिक नियमों की जानकारी दे दीजिए, विराम चिन्हों की जानकारी दे दीजिए, तो आप कहेंगे जी ऐसा नहीं है। संगीत कला में निपुण बनाना होता है, तो काव्य शिक्षण पढ़ाते हुए ही अगर वो संगीत कला में निपुण हो जाएँगे तो क्या बात है ना? चलिए, जी देशी हलवा जी, आइए। तो क्या है? तो रसानुभूति एवं आनंद अनुभूति कराना। तो जब हम काव्य शिक्षण को अगर हमारा टीचर हमें सिखा रहा है, तो उनका क्या मानना है? क्या चाहते हैं वो हमसे? कि रसानुभूति एवं आनंद अनुभूति करते रहें हम लोग, जब इसको पढ़ते हैं, ठीक? राम जाता है, सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। बताइए इसमें विशेषण कौन-सा है? जी, विशेषण बताइए, विशेषण कौन-सा है? बिल्कुल, चलिए। विशेषण के बारे में बताइए, इसमें विशेषण कौन-सा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बताओ। सभी को आंसर देने होंगे। जो भी बच्चा आता है, क्लास को लाइक करेगा और शेयर करना नहीं भूलेगा, क्योंकि साथ में पढ़ेंगे और साथ में बढ़ेंगे। आइए। तो राम जाता है, तो वो कह रहा है विशेषण। अब विशेषण किसे कहते हैं बताइए? विशेषण किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है, ठीक है? तो राम जाता है, विशेषता बताई, नहीं बताई। सीता फल खाती है, नहीं बताई विशेषता, क्योंकि क्या है खाली, तो आप कहेंगे करता है। फल खाने का क्या कर रहा है? वो कर्म कर रहा है और खाती है क्रिया है। और मेरी गाय काली है, तो मेरी गाय काली है। अब आप बताइए क्या इसमें गाय की विशेषता बताई गई है? तो आप कहेंगे हाँ जी, बिल्कुल गाय काली है। गाय की विशेषता बताई गई है, तो इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो बताइए क्या मैं सी ऑप्शन लगा सकती हूँ? यस करिए कि क्या मैं सी ऑप्शन लगा सकती हूँ? जी, चलिए, बहुत अच्छा जी, 42 का सी आप लोगों ने जवाब दे दिया, बिल्कुल राइट। आ जाइए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नाटक शिक्षण में कक्षा अभियन प्रणाली के प्रयोग से क्या कराना चाहते हैं? जब नाटक शिक्षण दिया जाता है, तो वो आपसे ना कक्षा में अभिनय कराते हैं।
नाटक चैप्टर जो होता है बच्चों की क्लासों में किताबों में आपने पढ़ा है। जब आप छोटे उसमें पढ़ रहे थे तो वहाँ आपने देखा कि 1-2 चैप्टर पीछे जो है वो नाटक पर आधारित दिए हुए थे, जिनमें साइडों में नाम रहते हैं कि रमेश की बारी है, श्याम की बारी है, गीता की बारी है, सब अपना-अपना रखते हैं। बस वही कह रहा कि नाटक शिक्षण में कक्षा अभिव्यय प्रणाली के प्रयोग से क्या हो सकता है? क्या बात है इसको करने के लिए क्या ज़रूरी है? क्या होना क्या सीखते हैं हम यहाँ पे? कक्षा अभिनय, ठीक है? हाँ, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ठीक है? कक्षा अभिनय, क्या है? कक्षा अभिनय, कक्षा में अभिनय करना, ठीक है? कक्षा में अभिनय करके कराया जाता है। ठीक, चलिए। तो शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है इससे। अब प्रयोग की बात कर रहा है तो ऐसे नहीं कहेंगे। पात्र अनुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, गलत। उपरोक्त में से कोई नहीं, गलत क्या रहेगा? पात्र अनुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। वो इसमें तेजी से सीखते हैं, राइट? यानी कि बी ऑप्शन। तो 43 का क्या लगाया आप लोगों ने? बिल्कुल बेहतर, बहुत अच्छा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ तो किसमें हुआ है अधिकरण कारक का प्रयोग? तो आपने पढ़े हैं कारक, और कारक कितने होते हैं? तो आप कहेंगे जी 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से, हाँ, और संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो आप आ जाएँगे और यहाँ पे देखेंगे कि अधिकरण कारक के लिए पूछ रहा है, तो अधिकरण में क्या आता है? तो अधिकरण में पर क्या आता है? तो आप कहेंगे जी इसमें कारक चिन्ह लगे होते हैं में पर। अब आप ये देखिए इनमें से कहाँ लगा है? क्या रेखा चित्र में है, सत्ताधीश में है, गंगाजल में है या वाहन आरूढ़ में है? जल्दी बताएँगे? तो क्वेश्चन है आपका 44 और 44 के लिए आपको जवाब देना है। बेहतर आप लोग जवाब देंगे बिल्कुल। क्या है? वाहन पर आरूढ़, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है? गंगा का जल, तो यहाँ पे तो क्या बन जाता? तो आप कहते हैं जी गंगा का जल बनता है ये तो। गंगा का जल, गंगा में जल नहीं होता है, ठीक है? तो वाहन पर आरूढ़ बिल्कुल यहाँ पे आपका लग जाएगा क्योंकि ए ऑप्शन राइट होगा। वाहन आरूढ़ यानी वाहन पर आरूढ़। अधिकरण में पर बिल्कुल राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, माही जी एकदम राइट आपने जवाब दिया। बेहतर है। चलिए, एकदम राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा आपने किया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न रहते हैं। हाँ जी, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो ये मुझे लग रहा है कि अच्छा है एकदम। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो आप 9 रसों के बारे में पढ़ते हैं और आपको पता है कि किस रस को रसराज कहा जाता है, तो इसमें आप देरी नहीं करेंगे और तुरंत मुझे बताइए। हाँ जी, तुरंत मुझे बताइए कि क्या इसका राइट हो जाएगा? बताओ, क्या श्रृंगार रस रहेगा? क्या हास्य रस रहेगा या वीर रस रहेगा या इनमें से कोई नहीं? तो अगर रसराज की बात की जाती है तो आप कहेंगे जी श्रृंगार रस। इसमें रसराज कहा जाता है। रसों में जो सबसे बड़ा माना जाता है या सबसे प्रसिद्ध है, सबसे प्रिय है तो वो श्रृंगार रस होता है। अब श्रृंगार रस के भी 2 भाग होते हैं। एक वियोग श्रृंगार होता है, एक वियोग श्रृंगार होता है और एक संयोग श्रृंगार होता है। ठीक है? संयोग श्रृंगार होता है, राइट? तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट हो गया है। बताइए मुझे क्या आप लोगों ने क्या आंसर कर दिया है? जी, बिल्कुल, बेहतर आप लोग अपने-अपने आंसर करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सैम आ गया, चलिए कोई नहीं, आ जाइए आप। एक सेकंड। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन-सा हो जाएगा? यानी कि आशीर्वाद को आप कैसे लिखते हैं बताइए? आशीर्वाद को आप कैसे लिखते हैं बताइए मुझे? आशीर्वाद क्या ये है? आशीर्वाद ये है? आशीर्वाद ये है या आशीर्वाद ये है? कौन-सा लगाते हैं? तो आप कहेंगे आशी ही प्लस में वाद होता है और वो शुद्ध होता है। जी, क्या होता है? आशी प्लस में वाद होता है और वो शुद्ध होता है, बताइए? हाँ जी, पिकाचू जी। जी, बहुत अच्छा।
क्या रहेगा? बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल राइट, एकदम सही बताया। आ जाइए। हुँ, क्योंकि शुद्ध क्या है तो आप कहेंगे जी इसका हम जब संधि विच्छेद करते हैं तो इसका आता है आशी ही प्लस में वाद, ठीक है? और विसर्ग का क्या हो जाता है तो विसर्ग का ये उड़ जाता है रा, तो बनता है आशीर्वाद। तो आप बोल के भी देखिए आशिर, शा के बाद में रा बोला जा रहा है तो इस तरह से वो बाद में ही लगेगा, राइट? चलें अगले प्रश्न की तरफ, आ जाइए, चलते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो गया है, ठीक है? आइए। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है बताइए? को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो कौन-कौन से चिन्ह हैं? तो वही कारक की बात हो गई है। कारक आप जानते हैं कि 8 होते हैं। वही पूछ रहा है कि बताइए इसमें क्या है? तो आप कहेंगे जी कर्ता ने चिन्ह होता है। अगर कर्ता होता आपका, ठीक है? कर्ता, तो कर्ता ने चिन्ह लगेगा, ठीक है? तो कर्ता ने कर्म को, कौन-सा चिन्ह है? कर्म को यहाँ पे आ गया। कर्ण से, कर्ण से यानी कि ये साधन के लिए काम होता है से, साधन, ठीक है? ये से किस काम आएगा? ये साधन के काम आता है। कैसे? जैसे राम पेन से लिखता है, पेन से लिखता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो पेन है ये किस काम आ रहा है? तो ये साधन के काम आ रहा है, तो से यहाँ पे क्या काम कर रहा है? साधन का, ठीक है? और अपादान का से अलग होने का भाव दर्शाता है। जैसे तो आप कहेंगे जी अपादान में भी होता है, दान में भी प्रयोग होता है, तो उसमें क्या काम करेगा वो? तो आप कहेंगे जी वहाँ पे अलग होने का भाव दर्शाता है। क्या भाव दर्शाता है ये वाला से? अलग होने का भाव। क्या? अलग होने का भाव दर्शाता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि पेड़ से पत्ता क्या हो गया? अलग हो गया, तो अलग होने का भाव, ये क्या है? अलग होने का भाव दर्शाता है, राइट? संप्रदान के लिए, किसके लिए? संप्रदान के लिए, सीता के लिए, गीता के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए, सीता के लिए, ठीक है? अधिकरण में पर, में पर, तो कहाँ पे है कोचिन? तो आप कहेंगे जी कर्म कारक में होगा और ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बताइए। बिल्कुल, इसके लिए 48 के लिए एकदम राइट। चलते हैं आगे, बिल्कुल बहुत अच्छा। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और बहुत अच्छा जवाब दिया है आप लोगों ने। आइए तो अगला प्रश्न आपका आता है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम बताइए। तो आपके रचनाकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है? किस उपनाम से इसको जाना जाता है इनको? हाँ जी, ये बताना है आपको। किस उपनाम से इनको जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर की बात करें तो 49 है। ठीक है, बताइए। बहुत अच्छा, आ जाइए। तो आप बात करेंगे अगर यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा? तो आप यहाँ पर कहेंगे कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन और उपनाम होता है अज्ञ। पूरा नाम इस तरह से इनका लिया जाता है सम्मान के साथ, ठीक है? इस तरह से इनका। और गुलेरी तो यहाँ पे आप पढ़ते हैं चंद्रधर, चंद्रधर गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बताइए क्या नाम है? क्या आपको पता है? तो आप कहेंगे हाँ जी चंद्रधर, बिल्कुल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है? आइए, तो आज्ञा आपका जवाब हो गया है। ये तो आप जानते ही हैं और गुलेरी उपनाम है, गुलेरी, ठीक है? इसका है, इनका आप कहेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है? और शॉर्ट में यानी उपनाम तो हरिऔध, ठीक है? इनको आप जानते हैं सूर्यकांत, सूर्यकांत त्रिपाठी,
नाम निराला। ठीक है, राइट। तो आपने जो आंसर किया क्या किया, तो अज्ञा जी हैं, एकदम राइट है। चलिए तो आगे बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने क्या बताया, बिल्कुल राइट। आ जाइए तो अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। बिहारी के प्रसिद्ध क्या हैं, कवित हैं, सवय हैं, पद हैं या दोहे हैं? हाँ जी, जी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बिल्कुल राइट। चलिए आगे बात कर लेते हैं। बिहारी के प्रसिद्ध हैं क्या, बिहारी के क्या प्रसिद्ध हैं बताइए? कवित्त, पद, सवय या दोहे क्या प्रसिद्ध हैं बताइए? तो आप कहेंगे क्या कविता प्रसिद्ध है, कवित्त प्रसिद्ध है, सवय प्रसिद्ध है, पद प्रसिद्ध या दोहे? हाँ जी, क्या बताया? 50 का, 50 का क्या बताया? बच्चे एक बार और देखो, आपने पढ़ा होगा बिहारी सतसई, है ना? बिहारी सतसई पढ़ा होगा। रीति काल के रीति सिद्ध कवि एकमात्र यही माने जाते हैं। और इन्होंने जो बिहारी सस्से लिखी है, उनमें उसमें कम से कम 719 क्या लिखे हैं, दोहे लिखे हैं। तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे जी डी ऑप्शन। क्या लिखा है, बिहारी सतसई, बिहारी सतसई कहा जाता है। इसमें लगभग 719 इनके क्या पाए जाते हैं, दोहे पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं माही जी। आइए, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए, तो क्या हो जाएगा बताइए? तो आप यहाँ क्या कहोगे सही संधि विच्छेद में? तो बिल्कुल मुझे लग रहा है ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, पुनः प्लस में जन्म। और कौन सी संधि हो जाएगी, तो आप कहेंगे जी विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, विसर्ग संधि की क्या पहचान होती है, तो आप जानते हैं ये कि विसर्ग प्लस में स्वर या व्यंजन आ सकते हैं और उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, राइट। आ जाइए, बिल्कुल बहुत अच्छा। चलिए, हाँ जी, अतिश्री जी कहाँ चली गई हैं? जी, बिल्कुल बहुत अच्छा। आइए, अरे सभी लोग आंसर करिए। आइए आगे आते हैं। शोक किस रस का स्थायी भाव है बताइए? शोक शांत रस का, करुण रस का, हास्य रस का या वीर रस का? शोक में बताइए, तो आप कहेंगे जी हास का, तो हास होता है। हास्य क्या क्या होता है, हास होता है। वीर रस का क्या होता है, तो वीर है तो ओज गुण होता है उसमें। तो क्या रहेगा बताइए? जल्दी जल्दी अपना आंसर करिए। जी, सभी लोग अपने अपने आंसर करिए। ठीक है, सभी लोग अपने अपने आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी करिए, आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। मैं आपके कमेंट देखने में लटक जाती हूँ, है ना? बिल्कुल, बहुत अच्छा, वीर का उत्साह होता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वीर कहते हैं ना, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो, है ना? तो क्या है, उत्साह। और अगर शांत रस की बात करते हैं तो वहाँ निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद। ओम शांति ओम। करुण रस होता है जिसका क्या होता है, शोक स्थायी भाव होता है करुण रस का। शोक विकल सब रोवहि रानी, है ना? चलिए आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ। सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या राजस्थानी? जी बताइए, जल्दी जल्दी आंसर किया करो, है ना? जी बताइए, सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की है? तो आप बताएंगे भाई, सूरदास जी ने, आपने ये तो पता ही है ना कि कृष्ण के बचपन के बारे में ढेरों इन्होंने लिखा है। तो किस भाषा में लिखेंगे, तो आप कहेंगे जी ब्रज भाषा में लिखेंगे।
तो बिल्कुल ब्रज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौन-सी भाषा हो जाएगी? तो आप कहेंगे जी ब्रज में। सूरदास ने किसमें सूरसागर लिखा है? ब्रज में। ठीक है? किसमें लिखा है? ब्रज में लिखा है। बिल्कुल पिकाचू जी। ठीक है? तो क्या है? तो आप कहेंगे जी दोहे की अगर हम बात करें तो इसमें 24 मात्राएँ होती हैं, जिसमें 13 और 11 प्रयति होती है, यानी 13-11 होते हैं। तो आप कहेंगे जी दोहा क्या है? बिल्कुल 24। ए ऑप्शन अगर आप लगा रहे हैं तो एकदम राइट हो जाएगा। हाँ जी, चलिए बहुत अच्छा। प्रियांशी सोलंकी क्लास गुड आफ्टरनून बच्चे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग काफ़ी लेट आए हैं और क्लास का एंड भी होने वाला है। ठीक है? चलिए। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है, अच्छे कुल में पैदा हुआ है जो, उसको क्या कहा जाता है बताइए? कृपण होता है, कंजूस होता है जो कृपण होता है बच्चे। समृद्ध जो हर तरह से समृद्ध है, धनी जिसके पास पैसा है, और जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ तो क्या ऑप्शन रह गया? जल्दी बताइए क्या लगा दिया आप लोगों ने? हाँ जी, तो बिल्कुल यहाँ पे आप ए लगाएँगे और ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है? ए लगाइए, आ जाइए। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ? आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है बताइए? तो दाता का अगर आप स्त्रीलिंग करते हैं तो क्या बच जाएगा? तो आप कहेंगे जी दाता का दात्री हो जाएगा। ठीक है? दाता का क्या होगा? दात्री हो जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। लड़का पेड़ से गिरा में कौन-सा कारक है? तो अभी बताया कि कारक कितने होते हैं? तो आप कहते हैं जी 8 कारक होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काके की, है ना? अधिकरण में पर पे और संबोधन हे अरे। तो आप कहेंगे अधिकरण, तो अधिकरण में पर, घर पर कोई है ना? किताब मेज पर रखी है। कर्म को चिन्ह होता है, संप्रदान के लिए होता है, संप्रदान के लिए होता है, और अपादान से अलग होने का भाव, तो से चिन्ह है, अगर अलग होने का भाव होता है, यानी कि आप कहेंगे जी पेड़ से अलग। लड़का पेड़ से गिरा तो पेड़ से क्या हो गया है? अलग हो गया है, तो इसीलिए यहाँ पे आपका क्या रहेगा? ए ऑप्शन होगा। तो ए जिसने लगा दिया एकदम राइट है, बताइए किसने ए लगा दिया है? जी, बहुत अच्छा, ए किसने लगा दिया है? चलिए आगे बढ़ें। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आता है आपका, ये रहा आपका अगला प्रश्न, क्या बनेगा बताइए कि पापी में कौन-सा विशेषण है बताइए? पापी में कौन-सा विशेषण है बताइए? हाँ जी, पापी में, तो पापी में कौन-सा विशेषण है? तो आप कहेंगे जी विशेषण की अगर हम बात करते हैं, तो संख्यावाचक विशेषण में गिनतियाँ होती हैं, गिनती, ठीक है? संख्यावाचक में क्या होता है? तो गिनती होती हैं, गिनतियाँ गिन के आप बताते हो, और निश्चय संख्यावाचक और अनिश्चय संख्यावाचक 2 इसके भेद होते हैं। गुणवाचक की बात करते हैं तो जहाँ पे गुणों का बोध होता है, रंग भी होता है, रंग के बारे में बता सकते हैं, आकार के बारे में बता सकते हैं, तो वो गुण होता है। अच्छे और बुरे सब गुण होते हैं, काला, गोरा गुण होते हैं, ठीक है? गुण हैं ये सभी। आ जाइए। सार्वनामिक विशेषण की बात करें तो इसमें होता है यह घर और वह पेड़, यानी यह वह, ठीक है? परिमाणवाचक की बात करते हैं तो जहाँ पे माप-तोल की जाती है वो परिमाण कहलाता है। तो जहाँ पर माप-तोल की बात रहेगी वो परिमाण में चला जाएगा। तो पापी पूछा है तो ये भी क्या है? तो आप कहेंगे ये भी गुण है। पापी में कौन-सा विशेषण रहेगा? तो पापी में आप कहेंगे जी पापी में भी क्या रहने वाला है? तो बिल्कुल गुणवाचक विशेषण रहने वाला है कि लोग आज के ज़माने में लोग बड़े पापी हो गए हैं। हाँ? तो ये क्या रहेगा? तो बिल्कुल आप यहाँ पर कहेंगे एकदम राइट हो जाना है। क्या बनेगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लेते हैं, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कलकांति में क्या होने वाला है बताइए? जी, क्या होने वाला है बताइए? तो यहाँ पर आप बताएँगे, यहाँ पर बताइए क्या होने वाला है? तो सभी लोग अपने-अपने आंसर देंगे। जी, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कली कांति, कौन-सा अलंकार हो जाएगा बताओ? जी, बहुत अच्छा। बिल्कुल,
जहाँ समान धर्म को लेकर तुलना की जाती है, बिल्कुल उपमा अलंकार। ठीक है, क्या रहेगा? तो बिल्कुल उपमा अलंकार रहेगा, तो आप यहाँ पे ए ऑप्शन लगाएंगे, क्योंकि सजल नीरद सी कैसी है? नीरद सी कल कांति, राइट। तो यानी कि आप कहेंगे कि उपमा अलंकार में किसकी तुलना? तो आप उपमेय और उपमान की तुलना करते हैं, किस तरह से है? तो आप कहेंगे इसमें समानता दिखाई जाती है। ठीक है, जैसे जैसे में आप यहाँ पे कहिए, जैसे में आप कहिए मुख चंद्रमा, चंद्रमा सा, मुख चंद्रमा सा यानी चंद्रमा के समान है। ठीक है, मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है। ठीक है, मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, राइट। आ जाइए आगे। आगे बात करते हैं रूपक अलंकार की। तो रूपक की बात करोगे तो क्या आ जाएगा? तो आप रूपक में क्या बताओगे मुझे बताइए। तो आप कहेंगे कि जहाँ निषेध रहित आरोप होता है, मुख चंद्र है। कैसा है? मुख चंद्र है। क्या कहोगे? मुख चंद्र है, मुख चंद्र है। तो मुख चंद्र है और मुख चंद्रमा सा है। मुख चंद्रमा सा है, भाई तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है, तो मुख चंद्रमा के समान है, चंद्रमा सा है, तो ये उपमा अलंकार। अगर मुख चंद्र है तो ये रूपक अलंकार। और अगर श्लेष अलंकार की बात करें तो आपने पढ़ा है यमक अलंकार, दोनों को पढ़िए साथ। यमक अलंकार, तो यमक के का से आप जोड़िए कनक कनक। क्या जोड़ोगे? कनक कनक जोड़िए, कनक कनक। यानी कि यहाँ पे आप कहोगे कि शब्द कैसे हैं? शब्द एक हैं, उनके अर्थ अलग अलग रहेंगे। एक शब्द दो बार आए, एक शब्द एक से अधिक बार आए और उनका अर्थ अलग अलग चला जाए, तो यमक अलंकार होता है जहाँ पे शब्द एक रहता है और अर्थ अनेक। ठीक है, तो जैसे पानी, तो पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, तो आप कहेंगे वो श्लेष अलंकार। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे? शब्द एक, शब्द एक और अर्थ अनेक। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे वो श्लेष अलंकार हो जाएगा। यमक अलंकार में कहेंगे शब्द एक से अधिक, शब्द एक से अधिक और शब्द एक कैसा है? एक शब्द एक से अधिक बार आए, तो थोड़ी परिभाषा आप यहाँ पे बदल सकते हो। एक शब्द एक से अधिक बार, अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग, उसके अर्थ हर बार अलग। ठीक है, तो वो यमक अलंकार हो जाता है। जी, उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो मनु जानो जनु होता है। मानो मनु, ठीक है, जानो जनु, तो ये किस में चला जाएगा? ये उत्प्रेक्ष है। अब ये क्या कह रहा है? तो बिल्कुल नीरद सी, तो सा से सी समान, तो यहाँ पे क्या रख दोगे? उपमा अलंकार। जहाँ पे समानता दर्शाई जाती है वहाँ उपमा अलंकार हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। सुशांत मैम जी, नमस्ते। नमस्ते बच्चे, आइए। आपका आपकी क्लास में स्वागत है। चलिए आगे बढ़ें, आ जाइए। बताइएगा सुशांत जी कि आपको क्लास कैसी लगी। आज का शायद लास्ट प्रश्न है कि बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है बताइए। जायसी, तुलसी, कबीर या शूर? बीजक किसकी रचना है? हाँ जी, बीजक किसकी रचना है इसके बारे में बता दीजिए। बिल्कुल, बीजक किसकी है? कबीर की रचना है। किसकी रचना है? बीजक कबीर की रचना है। और कबीर जी कौन है? ये निर्गुण कवि हैं। ठीक है, भक्ति काल में सगुण भक्ति कवि रहे हैं और निर्गुण भक्त कवि रहे हैं, तो कबीर की तुलना किस में रहेगी? निर्गुण कवि में रहेगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपके प्रश्नों का सिलसिला हो जाता है समाप्त।
और क्लास कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा। और कल मिलते हैं 1:15 पे और क्लास को शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए तो मिलते हैं फिर से कल इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।